जय भोलेनाथ। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो इसके बेसिक्स की बात करते हैं कुछ कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 है। तो इससे पहले भी कोई जनरल क्लॉजेज एक्ट आए थे क्या? हाँ, 2 अर्लियर एनेक्टमेंट थे। एक तो इसके 10 साल पहले मतलब क्या है 1887, और एक 1868 को भी आया था। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है। स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ फ्यू एक्सप्रेशंस है। इसमें फ्यू एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि इंटरप्रिटेशन एक्ट ऑफ इंडिया के लिए भी ये जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ और बातें की कि जनरल क्लॉजेज एक्ट डेफिनेशन देता है जनरल प्रिंसिपल्स की इन एब्सेंस ऑफ क्लियर डेफिनेशन। और बात करें कि इसके एप्लीकेशन की कि ये सेंट्रल एक्ट पे लगता है, चाहे वो इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट हो, सेंट्रल एक्ट हो, या फिर वो डोमिनियन लेजिस्लेचर का हो। इसका मतलब है 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, जब से तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, है ना, तब तक ये उस पर भी ये जीसी एक्ट लगता है। और साथ में बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नर जनरल वाला रूल था ना, उस पर भी एक्ट लगता है। ठीक है, और आर्टिकल 367 अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ये ऑथराइज करता है जनरल क्लॉजेज एक्ट को। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? 367, है ना, 3 का डबल 6 और उसके आगे 1 7, है ना। अब बात करते हैं किसकी ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। बहुत ही आसान ऑब्जेक्ट है कि शॉर्टन करना है इसे लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर स्टेटरी एनेक्टमेंट। और ये कैसे करेगा? प्रोवाइड करके यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन को, और इसे स्टेट करना है एक्सप्लिसिटली बहुत ही अच्छे तरीके से सर्टेन कन्वीनियंट रूल्स। और ये कैसे करेगा? गार्ड करके स्लीप और ओवर साइट को। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? वन सिंगल स्टैचू हो, डिफरेंट मतलब वन सिंगल लॉ हो, है ना, डिफरेंट प्रोविजंस एज रिगार्ड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स के लिए। ठीक है, अब बात करें मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले इफेक्टिव डेट ऑफ एक्ट, मतलब जिस दिन एक्ट अप्रूव होगा उसी दिन से इफेक्टिव होगा। मतलब इफ़ स्पेसिफाइड तो फ्रॉम डेट ऑफ एनफोर्समेंट, अगर स्पेसिफाइड नहीं है, इफ़ नॉट स्पेसिफाइड तो सेंट्रल एक्ट अगर मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो डेट ऑफ असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल लेंगे। अगर इन केस ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है तो अपन कौन सा लेंगे? डेट ऑफ असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लेंगे। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिपील की, मतलब नए एक्ट के आने से पुराने लॉ की एक्टिविटीज़ इनवैलिड नहीं होगी, है ना। तो इसमें सबसे पहले इफ़ एनी एक्ट अगर रिपील किया है अदर एक्ट को तो ये अफेक्ट नहीं करेगा। रिपील्ड एक्ट की बात करते हैं कि प्रीवियस एक्ट के ऑपरेशंस को। अब बाकी सब अब प्रीवियस एक्ट से रिलेटेड बातें होगी कि एनीथिंग ड्यूली डन, राइट्स, प्रिविलेजेस या लाइबिलिटीज़, इन्हें कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये रिपील्ड एक्ट। हाँ, और बात करें कि एनी पेनल्टी या पनिशमेंट जिसके लिए इंक्वायरी, लिटिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ये सबको भी अफेक्ट नहीं करेगा ये रिपील्ड एक्ट। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की जो कि है रिवाइवल ऑफ रिपीलमेंट एनेक्टमेंट। मतलब क्या है? सरकार ख़त्म किए एक्ट को फिर से ज़िंदा कर सकती है, पर उसे अपनी इंटेंशन बतानी पड़ेगी कि मतलब सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन अगर वापस लाना चाहते हैं तो फॉर द पर्पज़ ऑफ रिवाइविंग अपने को एक्सप्रेसिवली बताना पड़ेगा सरकार को टू स्टेट दैट पर्पज़, है ना। चाहे याद रखना ये रिपील्ड जो वापस एक्ट जो ला रहे हैं वो होली ला भी सकते हैं या पार्सली भी ला सकते हैं। हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड एक्ट या एनेक्टमेंट, मतलब ख़त्म किए हुए एक्ट के रेफरेंस को और किसी लॉ में दिया हुआ रेफरेंस मानेंगे, है ना। जैसे कि बात करें कि वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट रिपील या री एनेक्टेड, मतलब कोई भी एक्ट रिपील या री एनेक्ट हुआ है तो उसके रेफरेंस को अगर कोई अदर एक्ट में दिया हुआ है, अदर एनेक्टमेंट में दिया हुआ है तो उसे रेफरेंस मानेंगे। बी कंस्ट्रक्टेड एज रेफरेंस टू द प्रोविजन सो री एनेक्टेड, है ना, जो नया लाया गया उसमें। अब बात करते हैं किसकी? हाँ, इनमें कुछ और बातें हैं कि ये जैसे हाँ ये शुभम सर के बुक में से देखे आपने ये कुछ बातें इफ़ेक्टिव डेट से लेके कि इसका एक एग्जांपल है इफ़ेक्टिव डेट का कि अपना सेबी एक्ट 5th अमेंडमेंट जिस दिन से इफ़ेक्टिव होगा ना, जैसे जो कि 1 जनवरी गिवन है तो उसी दिन से इफ़ेक्टिव होगा। फिर उसके बाद बात करें कि एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, ये सब बातें एक बार रीड कर लेना, ऐसी छोटी मोटी बातें। हाँ, और उसके बाद में इफ़ेक्ट ऑफ रिपील वाले में एक 2 इम्पोर्टेंट केस लॉ थे कि ये क्या बोलते हैं, मतलब नए एक्ट के आने से पुराने वाले एक्टिविटीज़ इनवैलिड नहीं होगी वाले में, इफेक्ट ऑफ रिपील वाले में
दो इम्पोर्टेंट केस लॉज थे, कोल्हापुर केन शुगर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला, कि ये जो रिपील और ओमिशन जो है दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं, है ना, और एंड अप्लाइज व्हेन रिपील इज ऑफ सेंट्रल एक्ट नॉट ऑफ रूल, ऐसे करके। अब बात करें, और एक दूसरा केस लॉ था कि नवरंगन जैम धर्मा मिल्केट वर्सेस राम तुजी रामाजी, है ना, मतलब रिपील जो है ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ऑब्सोल्यूशन इफ़ इट इज़ नेवर एग्जिस्टेड, मतलब वो कभी एग्जिस्ट नहीं किया था ऐसा माना जाएगा, है ना। और डिलीशन मतलब क्या है, डिलीशन फ्रॉम डेट इफेक्ट इट इज़, हाँ, फ्रॉम सेट डिलीशन, है ना, और ये कभी भी टोटल वाइपिंग आउट नहीं होता है। ये इतनी सी बात थी। और जैसे कि 3 फार्मूला रिप्लेल हो गए, ये इसका एग्जांपल है। फिर उसके बाद है हाँ, और एक और वो जो अपन ने बोले थे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस वाले का भी कुछ एग्जांपल है कि कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस आगे भी चलते रहेगा, और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 JB का भी रेफरेंस आगे भी चलते रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हाँ अगले सेक्शन की। ठीक है, कि कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, मतलब फ्रॉम से लेकर टू तक चलता है टाइम। ठीक है, मतलब फॉर द एक्सक्लूडिंग, फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सक्लूडिंग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं अपन, फ्रॉम यूज़ करते हैं, और फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्लूडिंग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं अपन, टू यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे कि अपना डिविडेंड डिक्लेयर, मतलब जनरल मीटिंग हेल्ड हुई थी 39/2016 को, और डिविडेंड डिक्लेयर होगा 30 दिन से। तो ये कब से डिक्लेयर होगा, 1/10/2016 से 30/10/2016, है ना। तो इस एक्ट के हिसाब से वो 30 डेज़ में पहले का एक दिन ही आएगा, याद रखना, है ना, कि पहले का एक दिन नहीं आएगा 39/2016। बाकी ये तो जनरल बात है कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो 10th वाला महीना है उसका तो आएगा ही। अब बात करते हैं किसकी, अगले सेक्शन की, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम की। मतलब अगर कोर्ट बंद है लास्ट डे पे जब एक्शन लेना है तो नेक्स्ट वर्किंग डे को केस फाइल हो सकता है ना। मतलब एनी एक्ट या प्रोसीडिंग जो भी, चाहे कोई भी कोर्ट या ऑफिस का हो, सर्टेन डे पे होना था या तो उस दिन क्या है क्लोज था ऑन डेट डे या लास्ट डे पे, तो उसे जो है अपन कंसीडर कर सकते हैं डन करने का, या इफ़ इट इज़ डन अगर अगले दिन पे कर सकते हैं, आफ्टर ऑन विच द कोर्ट या ऑफिस ओपन हो, है ना, जब से कोर्ट या ऑफिस ओपन हो उस दिन कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ टाइम बार डेप्ट, है ना। और इसका एक छोटी सी बात है, अगर ऑफिस या कोर्ट जो है क्लोज है बिफोर सम कोई हॉलीडे के कारण, तब भी ये लॉ इफेक्टिव होगा, ये सेक्शन इफेक्टिव होगा। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस को हम हमेशा मेज़र करते हैं स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और इधर डिस्टेंस का एग्जांपल है 2 सिटीज़ का है, तो हमेशा जो है वही स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ही मेज़र करते हैं। अब बात करते हैं ड्यूटी टू टेकन प्रोरेट इन द एनेक्टमेंट। मतलब क्या है, अगर कोई एक्साइज ड्यूटी है या कस्टम ड्यूटी है तो उसे हमेशा कैलकुलेट करेंगे, मतलब रिवाइबल करेंगे प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे, मतलब सेम बेसिस पे, चाहे वो फॉर लेसर हो या ग्रेटर आइटम हो, है ना। अब बात करते हैं जेंडर एंड नंबर अगले सेक्शन की। ठीक है, कि ही इंक्लूड सी, तो वर्ड्स इम्पोर्टिंग द मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर हमेशा क्या टेकन करेंगे कि टू इंक्लूड फीमेल, और सिंगुलर वर्ड जो है शैल इंक्लूड द वर्ड प्लूरल एंड वाइस वर्सा होगा। ठीक है, और इसका कुछ एक्सेप्शन है कि जैसे कोई कन्वे कर रहा है स्पेसिफिक जेंडर, है ना, कि जैसे कि तो ये प्रिजम्पशन जो है अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि वर्ड बुलक, है ना, इसमें काउ इंक्लूड नहीं होगी, मेल डिसेंडेंट इसमें जो फीमेल इंक्लूड नहीं होगी, स्पेसिफिक है इसलिए। बात करते हैं अगले सेक्शन की, पावर टू कन्फर्ट टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब क्या है, इन केस ऑफ नीड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं उसकी पावर टाइम टू टाइम, सीजी हैज़ द राइट टू यूज़ दैट पावर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं पावर टू अपॉइंट में, पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिसियो भी आता है। इसका मतलब अपॉइंटमेंट या तो नाम से हो सकता है या पोजीशन से हो सकता है। मतलब पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन ऑफिस के लिए, तो वो अपॉइंटमेंट जो है मेड बी आइदर बाय नेम
नेम और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ऑफिस। अब बात करते हैं किसकी, हाँ, पावर टू अपॉइंट में पावर टू सस्पेंड या डिसमिस भी आता है, मतलब जो ला सकता है वो हटा भी सकता है। मतलब फॉर द टाइम बिंग जो पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट है ना, शैल हैव द पावर, उसी के पास पावर होगी सस्पेंड या डिसमिस करने की एनी पर्सन अपॉइंटेड। अब बात करते हैं सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज की, मतलब टू अप्लाई लॉ ऑन एनी पर्सन, तो उसके ऑफिशियल पोजीशन पे लगा दो, मतलब इंडिकेटिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो मतलब इंडिकेट करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ लॉ एवरी पर्सन या नंबर ऑफ पर्सन पे, तो मेंशन कर दो ऑफिशियल साइट ऑफ द ऑफिसर, ऑफिशियल जो टाइटल है उसका, है ना, उसे मेंशन कर दो ऑफिसर का प्रेजेंट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है फंक्शन। अब अगले सेक्शन की बात करते हैं, ऑफिशियल चीफ एंड सब ऑर्डिनेट, मतलब लॉ अगर एप्लीकेबल है कोई सीनियर ऑफिसर को, तो जूनियर को भी लग जाएगा अगर वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब लॉ रिलेट टू चीफ या सुपीरियर शैल अप्लाई टू डेप्यूटीज या सब ऑर्डिनेट लॉफुली परफॉर्मिंग दैट फंक्शन, है ना। और फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नोटिफिकेशन एट्सेट्रा टू बी इशूड अंडर एनेक्टमेंट, मतलब क्या है, जो मीनिंग ऑफ एनी टर्म हो प्रोवाइडेड हो इन द एक्ट, वो क्या होगा, सेम होगा, चाहे कोई रूल में हो, ऑर्डर में हो, अंडर दैट एक्ट, है ना। मतलब एक्सप्रेशन जो यूज़ होते हैं इन नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, फॉर्म या बाय लॉ हैव द सेम रिस्पेक्टिव मीनिंग होगी एज वो जो कि एक्ट में है या रेगुलेशन में है, कन्फर्मिंग दी पावर। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, मेकिंग ऑफ रूल्स ऑफ बाय लॉज, इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ एनेक्टमेंट, मतलब कुछ नहीं है यार इसका कि एनेक्टमेंट डेट एंड इफेक्टिव डेट अगर ऑफ एनी एक्ट जो है वो डिफरेंट है, तो प्रोविजंस जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस के, मतलब वो लागू कब से होगा, एनफोर्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ इफेक्टिवनेस, नॉट द एनेक्टमेंट। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर एनेक्टमेंट या रिपील्ड एक्ट, मतलब जो प्रोविजंस ऑफ रिपील्ड एक्ट है ना, वो इफेक्टिव रहेंगे जब तक नया एक्ट उसे सुपरसीड नहीं कर देता है, या फिर नया एक्ट जो है विड्रॉ या मॉडिफाई नहीं कर देता है रिपील्ड एक्ट को, ठीक है। हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, रिकवरी ऑफ फाइन, तो फाइन जो है दो, इसके लिए सेक्शन 63 टू 70 गिवन है इंडियन पैनल कोड का, और इंडियन पैनल कोड लगता है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स वाले लगते हैं, प्रोविजंस इस कोड के लगते हैं, ठीक है। और ये लेवी ऑफ फाइन के लिए है, चाहे कोई भी एक्ट में तुम्हें फ़ाइन जानना हो तुम ये दोनों को रेफ़र कर सकते हो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, प्रोविजंस एज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एक्ट। तो इसमें बात करें तो अगर कोई पर्सन जो है एक अपराध की सज़ा एक ही जगह मिलेगी, है ना, मतलब एन एक्ट और ओमिशन ऑफेंडर लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब वो ऑफेंडर जो है प्रोसिक्यूटेड और पनिश तो हो सकता है अंडर आइदर और एनी ऑफ द टू एनेक्टमेंट, बट वो पनिश नहीं हो सकता है ट्वाइस, नॉट बी पनिश ट्वाइस। तो इसकी कुछ स्पेसिफिक बात है कि अगर मान के चलो 2 अल्टरनेटिव चार्जेस है तो वो कन्विक्ट होगा, 2 अल्टरनेटिव चार्जेस हैं तो दोनों में कन्विक्ट होगा, इसमें ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। जब ऑफेंसेस सेम ही एक्ट का है ना, जैसे कि सिर्फ आईपीसी का है और आईपीसी के 2 सेक्शन है तभी ये एक्ट लगेगा। हाँ, 2 अलग अलग एक्ट है, एक आईपीसी है, एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो इस पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। अब बात करते हैं सिटेशन ऑफ एनेक्टमेंट की, मतलब अगर कोई एनेक्टमेंट का रेफरेंस देना है ना तुम्हें, मतलब किसी एक्ट का, तो तुम उसका टाइटल, शॉर्ट टाइटल लिख सकते हो या उसके नंबर लिख सकते हो, और किसी प्रोविज़न का रेफरेंस देना है तो सेक्शन या उसका सब सेक्शन लिख सकते हो। और अगला सेक्शन है सेक्शन 30, ये कुछ नहीं है कि द वर्ड एक्ट इंक्लूड्स द ऑर्डिनेंस, इसी की बात करता है। अब बात करते हैं अपन, हाँ, कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही है, वो रीड कर लेना, जो सेक्शन के अपन के थोड़े बहुत है ना, वो आखिरी में एक बार रीड कर लेना। अब बात करते हैं 2 स्पेसिफिक सेक्शन जो कि अपन अपना शुभम सर की बुक से कर रहे हैं, कि पब्लिकेशन ऑफ फॉर पब्लिक कमेंट, मतलब कोई चीज़ है, कोई एक्ट पास कर रहे हैं, बाय लॉ पास कर रहे हैं, रूल पास कर रहे हैं, तो प्रीवियस पब्लिकेशन का पब्लिक कमेंट लग रहा है, तो अपने को क्या करना है, कुछ नहीं, ड्राफ्ट बना देना है और स्पेसिफिक
डेट में उसे ला देना है। और फिर उसके बाद दूसरी बात, ऑब्जेक्शन देखना है कुछ आ रहा है, उस हिसाब से पब्लिश करना है उसे ऑफिशियल गैजेट में। तो मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, पब्लिश करेंगे ड्राफ्ट प्रपोज लॉ का, पर्सन जो और उन्हें दे देंगे, पर्सन को जो लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय, हाँ, और वो ड्राफ्ट या नोटिस को स्पेसिफाइड डेट में ला देंगे, टेकन इनटू कंसिडरेशन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या सजेशन मांगेंगे अपन फ्रॉम एनी पर्सन, हाँ, ड्राफ्ट बिफोर द डेट सो स्पेसिफाइड, और फाइनली उसे क्या कर देंगे, पब्लिकेशन कर देंगे इन द ऑफिशियल गैजेट, और वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन क्या है कि आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट माना जाएगा कि सभी रूल्स फॉलो हुए हैं और इसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। हाँ, और एक ऐसी यार जायज़ सी बात है कि ओपन, हाँ, जब तक वो पब्लिश नहीं हो रहा ड्राफ्ट है तो अपन उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं, छोटे मोटे चेंजेस, है ना। और जो छोटे मोटे चेंजेस किए हैं उसे अलग से पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, और वो एंसिलरी है, ना कि फॉरेन है टू द ड्राफ्ट। अब बात करते हैं किसकी, हाँ, अब एक और अपना सेक्शन था, इसे भी देख लेना ये शुभम सर की बुक से, कि ये पोस्ट वाला सेक्शन है। अगर रजिस्टर्ड पोस्ट है तो सर्विस जो है इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाएगी, अगर प्रॉपर एड्रेस गिवन है, प्रॉपर पैसे भरे हो, और पोस्ट जो है रजिस्टर्ड पोस्ट है। और अगर ऑर्डिनरी पोस्ट है, मतलब डॉक्यूमेंट हैव टू बी इफेक्टेड, तो इफेक्ट कब से होगा, डेट ऑफ डिलीवरी से, है ना, अगर डिलीवरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट से हुई है तो, है ना। और इसके 3 केस लॉ है। सबसे पहले तो रजिस्टर्ड पोस्ट से जो रेफ़र करता है वो केस लो, श्रीमती वंदना गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह। ये कुछ नहीं बोलता, अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से दिए हो ना, तो अगर वो चाहे बोले नॉट क्लेम, नॉट कुछ भी, तो मान के चलेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से है तो उसके पास पहुंच गया है। फिर डिलीवरी वाले पोस्ट की बात करें तो अगर कोई बोल रहा है पर्सन, जसदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह वाला केस है, कि अगर तुमने बोला है कि डिलीवरी किया है और अपन उसने बोल दिया है कि रिफ्यूज़ कर दिया है डिलीवरी, उसे भी अपन क्या बोलेंगे की पोस्ट हो चुका है। और अगर तीसरा केस है, अगर मोड स्पेसिफाइड है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीम सिंह माखीजा, तो इसमें जो है रजिस्टर्ड पोस्ट अगर एक्नॉलेज ड्यू है तो इट इज़ इंस्टेड बाय, हाँ, अगर मतलब बोला है रजिस्टर्ड पोस्ट को छोड़ के कुरियर से दो, तो बोलेंगे कि कुरियर से ही दो, प्रोटेक्शन हो जाएगा उसका, और नाइदर टेनेबल, है ना, जिससे बोला है उसी से दो। अब बात करते हैं किसकी, डेफिनेशंस के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंकित सर की बुक से, फिर उनसे। तो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले एक्ट में क्या आता है, एक्ट आता है और सीरीज ऑफ एक्ट आता है, वर्ड्स एंड ओमिशंस आता है। तो एक्ट विथ रेफरेंस टू ऑफेंस और सिविल रॉन्ग इंक्लूड्स सीरीज ऑफ एक्ट, हाँ, वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट, या फिर इलीगल ओमिशंस। और एफिडेविट में क्या आता है, एफिडेविट इंक्लूड्स अफर्मेशन या डिक्लेरेशन, कौन देता है, ऐसा पर्सन देता है अलाउड टू अफर्म बाय लॉ। और एफिडेविट जो है ये इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग भी है ना। सेंट्रल एक्ट की बात करें तो वही है, चाहे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, डोमिनियन लेजिस्लेचर हो जो मैंने बताया, या बिफोर कमेंसमेंट गवर्नर जनरल का हो, वो सब सेंट्रल एक्ट में आता है। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स मैटर राइटिंग में हो, हाँ, एक्सप्रेस हो या डिस्क्राइब्ड अपॉन अ सब्सटेंस, फिर किसके थ्रू हो, बाय लेटर हो, फिगर हो या मार्क हो, है ना, या कोई भी अदर मीन्स हो। इंटेंट क्या है इसकी, इंटेंडेड टू बी यूज्ड या मे बी यूज्ड, किस लिए यूज़ करना है, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। और डॉक्यूमेंट की कुछ ऐसी बात है, इसे रीड करना है अपने को, कि डॉक्यूमेंट में लेटर आता है, पेंटिंग आती है, फाइल आती है, सब चीज़ें आती है, पर इंडियन करेंसी कभी भी जो है डॉक्यूमेंट में नहीं आती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हाँ, फाइनेंशियल ईयर की, ये क्या होती है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, है ना, ये फाइनेंशियल ईयर कमेंस होता है फर्स्ट डेट ऑफ अप्रैल से, और कैलेंडर ईयर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी से। हम बात करते हैं गुड फेथ की, गुड फेथ में भाई ऑनेस्ट होना चाहिए, भले ही वो नेग्लिजेंस हो चलेगा पर केयरलेस नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, गुड फेथ वेयर इट इज़ फैक्ट डन ऑनेस्टली होना चाहिए, भले ही वो वेदर इट इज़ डन नेग्लिजेंटली और नॉट, है ना। तो जो क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ हमेशा वो फैक्ट पे डिफ़र
करता है, मतलब फैक्ट पे बेस होता है और ये डिफ़र करता है फ्रॉम एनेक्टमेंट, जैसे इंडियन को। हाँ, और ज़रूर हाँ डज नॉट अप्लाई, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं ख़ास तरीके से गिवन नहीं है ना। अब बात करते हैं, इसमें केस लॉ है, मोंग याद रख लेना और कुछ नहीं है। मोंग ओंग पू हो गया वर्सेस मोंग सी मोंग, है ना। ये क्या बोलता है कि डज नॉट एक्सप्रेसिवली अप्लाई। हाँ, अगर तुमने पहले ही केयरलेसली काम किए हो तो ये गुड फेथ वाला अप्लाई नहीं होगा, ये केस लॉ था। अब बात करते हैं कि इसकी गवर्नमेंट या दी गवर्नमेंट में दोनों गवर्नमेंट आते, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो। सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट वाली, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की सिक्योरिटीज़ आती है, नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज़ ऑफ पार्ट बी स्टेट। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, दो ही बात याद रखना है, लैंड और अर्थ, है ना। लैंड या बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और अर्थ से थिंग्स अटैच टू अर्थ या परमानेंट फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, ठीक है। और इसके एग्जांपल जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, हमारी एक बिल्डिंग है, उसके पास में रिवर और ट्री भी है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखना, जो अपन ने ट्री बोला ना, उसमें तेंदुलीफ की ट्रीज़ है, टिम्बर और बैम्बू की भी है, ये शांताबाई केस हो गया। और दूसरी बात हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी में आने वाली, राइट टू कैश फीस है, जो कि वेज और पैसेज में थी, और लॉकर फास्टेंडिंग ऑफिस में अपन ने उन्हें बंद कर दिए फीस को, ठीक है। और कौन सी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि अपन ने राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर को लिए थे, ये नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि इसकी मंथ सेल मीन मंथ रेकॉर्ड टू द ब्रिटिश कैलेंडर, सेम टू सेम ईयर का है, मंथ की जगह ईयर लिख देना। अब पर्सन की बात करते हैं, पर्सन की इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों आएगा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, और साथ में इसमें पार्टनरशिप एलएलपी ये भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं शुभम सर के इससे डेफिनेशन की। सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपने को पता है गवर्नर जनरल है, और इन रिलेशन टू आफ्टर कमेंसमेंट प्रेसिडेंट है। फिर कमेंसमेंट की बात करें तो डे ऑन विच द एक्ट कम्स इनटू फोर्स, ठीक है, या कम्स टू बी लीगल फोर्स। और इसमें कमेंसमेंट वाले में केस लॉ इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस चंद्रशेखर सिंह भोई। इसमें क्या है, लॉ कैन नॉट बी सेट टू बी एनफोर्स जब तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे पास नहीं कर दिया है ना। तो इन केस ऑफ कमेंसमेंट वो क्या होना चाहिए, ऑपरेशन इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस होना चाहिए, जब तक पास ना हो तब तक वो वैलिड नहीं है। फिर उसके बाद बात करें अपना ये क्या बोलते हैं एनेक्टमेंट की। एनेक्टमेंट कुछ नहीं, एक्ट है, उसमें रेगुलेशन भी आ जाता है, सब आ जाता है, चाहे वो यूनियन का हो, मतलब पार्लियामेंट का हो, या स्टेट लेजिस्लेचर का हो। अब बात करें किसकी, हाँ, अब बात करें इम्प्रिजनमेंट की। इंडियन पेनल कोड इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, अपन ने देखे कि इंडियन पेनल कोड के हिसाब से चाहे वो रिग्रेस या सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो वही होता है। और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब बात करें कुछ ऐसी जनरल डेफिनेशन जो कि बहुत ही आसान है कि इंडियन लॉ शैल मीन, हाँ, चाहे कोई भी एक्ट या ऑर्डिनेंस हो, रूल्स रेगुलेशंस हो, ऑर्डर या बाय लॉज हो, या अदर इंस्ट्रूमेंट हो, है ना, चाहे उसका कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से फोर्स हो, या फिर इन केस ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से फोर्स हो। पर याद रखना, डज नॉट इंक्लूड एनी एक्ट जो कि पास हुआ हो इन पार्लियामेंट ऑफ यूके। फिर अब बात करते हैं ऑफिशियल गैजेट या गैजेट की। शैल मीन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल गैजेटरी ऑफ स्टेट जो कि पब्लिक जनरल पे हो और अथराइज हो, प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिश बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन जो कि वही मिनिस्ट्री है ऑफ हाउसिंग एंड फाइनेंस। फिर ऑथेंटिक हो इन कंटेंट, एक्यूरेट हो, स्ट्रिक्टली हो, इन अकॉर्डेंस विथ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन। अब बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग इंक्लूड्स रेफरेंस टू प्रिंटिंग, फोटोग्राफी एंड लिथोग्राफी और अदर मोड्स भी जो कि विजिबल फॉर्म में हो, रिप्रेजेंट एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए वर्ड्स को। अब बात करते हैं ऑफेंस की। ऑफेंस चाहे कोई एक्ट या ओमिशन से रिलेटेड हो, है ना, मेड
मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, है ना, फॉर द टाइम इन फोर्स। अब बात करते हैं ओथ की। एफिडेविट के समान सेम है डेफिनेशन, और स्वेरिंग की एफिडेविट के समान सेम है। सिर्फ याद रखना है कि ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निजेंट एक्सप्रेशन सेल इंक्लूड लिख देना है आगे। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड की। रजिस्टर्ड विथ रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट है कि रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर लॉ या फॉर टाइम बी इन फोर्स। अब बात करते हैं रूल की। ये कुछ नहीं है, एक्सरसाइज ऑफ पावर है। बाय एनी एनेक्टमेंट इंक्लूड रेगुलेशन, है ना, रेगुलेशन भी आता है रूल के अंदर। और शेड्यूल, सेल मीन अ शेड्यूल, चाहे वो एक्ट का हो, रेगुलेशन को हो, वर्ड ऑकर्स जहाँ पे वो आता हो। सेक्शन की बात करें, सेल इंक्लूड अ सेक्शन टू द एक्ट या रेगुलेशन इन विच द वर्ड ऑकर। फिर सबसेक्शन की बात करें, सेल मीन अ सबसेक्शन ऑफ द एक्ट इन विच द वर्ड ऑकर। इसी के साथ हमारा जनरल क्लॉजेज एक्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय भोलेनाथ।